नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री भी यही बात कह रहे हैं, न्यूज़ 18 भी यही बात कह रहा है कि इस समय मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल श्रीनगर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 2 जवान इसमें शहीद हो गए। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर हमला किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि जम्मू बारामूला हाईवे पर यह हमला किया गया है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। एक बड़ा हमला किया गया है। यह सीआरपीएफ जवानों को निशाना बना करके श्रीनगर में यह किया गया हमला। जम्मू बारामूला हाईवे पर यह हमला किया गया है। 1 जवान गंभीर रूप से घायल है, 2 जवान घायल हो गए। लेकिन इस पूरे इलाके की घेराबंदी सुरक्षा बलों ने कर ली है और आशंका है कि इसी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और इसीलिए अब सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया है आतंकियों ने। 3 लोग घायल हुए थे, 2 जवान शहीद हो गए। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, अब क्या ताजा अपडेट मिल रही है? किस आतंकी संगठन ने यह जिम्मेदारी ली है? कैसे ये पूरी वारदात अंजाम पहुंचाई गई? देखिए प्रशांत, पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है और ये बड़ा अटैक माना जा सकता है सीआरपीएफ पे। इससे पहले भी यहाँ पे एक अटैक हुआ था, उसमें भी 2 सीआरपीएफ के जवान जो है पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आप जिस व्यक्ति से बात कर और ये बड़ी खबर है, 1 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। कुल मिलाकर 3 जवान आतंकी हमले की चपेट में आए थे। सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर आतंकियों ने हमला किया श्रीनगर में और 2 जवान इसमें शहीद हो गए। लेकिन अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और आतंकियों की तलाश इस इलाके में जारी है। श्रीनगर का यह जम्मू बारामूला हाईवे के नजदीक का इलाका है। रिफत, क्या ताजा और अपडेट? इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। रिफत, क्या और ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या इसी इलाके में अभी भी आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है? देखिए पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मिलिटेंट अटैक करते हैं, उन्होंने एक मंसूबा बनाया होता है और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया। हालांकि ये हाईवे है जो जम्मू बारामूला हाईवे, वहाँ पे अटैक हुआ है और ये पॉसिबिलिटी रहती है कि किसी भी सूरत में हो किसी एरिया से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। और अभी मस्जिद जो है हम देख रहे हैं, इर्द गिर्द सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी पहुंची है और पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। अब समीक्षा की जाएगी कि ऐसे में मिलिटेंट कैसे कामयाब हो गए ये अटैक करने में। जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी इसी स्पॉट पे एक अटैक हुआ था, उसमें भी 2 सीआरपीएफ के जवानों की जान गई थी और आज भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला कि 3 सीआरपीएफ जवानों को गंभीर रूप से घायल किया गया। 2 जो है शस्त्र लाकर चल पड़े हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि रिसेंटली जो अटैक हुआ था बागा श्रीनगर में, उसके बाद ये दूसरा बड़ा अटैक है जी। लेकिन ये एक बड़ा हमला सीआरपीएफ के जवानों को ही निशाना बना करके किया गया है। आतंकी संगठन ने खुद जिम्मेदारी ले ली है इसकी कि हमने किया है। टीआरएफ की ओर से क्या और पुष्टि की गई है? देखिए अभी जो है डिटेल्स आ रही हैं। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस संगठन ने ये अटैक किया होगा, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करेगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो है ये अटैक किन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो मनसूबा मिलिटेंट ने बनाया है, कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब हो गए। तो सिक्योरिटी की क्या अब प्रायोरिटी रहेगी? सिक्योरिटी एजेंसीज की, पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी यहाँ पे मौके पे पहुंच रही है और वो हालात का जायजा ले रहे हैं जी। एक बड़ी खबर, सचिन वाजे की हिरासत बढ़ा दी गई है। 3 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में सचिन वाजे को रखा गया है। एनआईए कोर्ट का ये आदेश है कि अब एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे रहेगा और ये मांग की गई थी टीम की ओर से कि बहुत सारे और ऐसी जानकारियां हैं जो लेनी है, कुछ नए ताजा सबूत मिले हैं, कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में और पूछताछ करनी है, इसलिए कस्टडी बढ़ाई जाए। आज जब कोर्ट में पेश किया गया, सचिन वाजे को हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है 3 अप्रैल तक। मनसुख हिरेन हत्या मामले में प्रमुख आरोपी बनाया गया है सचिन वाजे को। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संदिग्ध पाया गया था। जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें खुद दिखाई दिया
कि दावा यह किया गया कि सचिन वाजे ने खुद बुलाया और मनसुख हिरेन को अपनी गाड़ी में साथ बिठाया था, लेकिन आज कोर्ट में पेशी हुई है। 3 अप्रैल तक के आखिरकार सचिन वाजे की हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है और एनआईए ने मांग की थी कि दरअसल अभी बहुत से और ऐसे सबूत मिले हैं जिस पर पूछताछ करनी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या दलीलें कोर्ट में दी गई एनआईए की ओर से और आखिरकार हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है? देखिए प्रशांत, जो अब तो जो लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि सचिन वाजे को अब 9 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी गई है, यानी कि अब सचिन वाजे जो 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। एनआईए ने कोर्ट में जो दलीलें दी उसमें साफ तौर पे कहा है कि पूरा मामला अब आतंक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएपीए यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट पूरे मामले पे लगा दिया गया है। जिस तरीके से जिलेटिन मिली है और धमकी और चिट्ठी मिली है और पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो पूरा तैयारी की गई है, गाड़ी को एक पर्टिकुलर जगह पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक आतंक फैलाने का काम और आतंक फैलाने का आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। यही वजह है कि एनआईए ने पूरे मामले पे यूएपीए लगाया है। इसी वजह से एनआईए ने साफ तौर पे कहने की बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले में रची जा रही थी और हर एक कॉन्स्पिरेसी को ढूंढना है। साथ ही साथ एनआईए के वकील ने कोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि कई सीसीटीवी फुटेज को तोड़ा गया है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। सभी सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव करना है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो मनसुख हिरेन हत्याकांड में जो 2 आरोपी एटीएस ने गिरफ्तार किए थे उनसे भी पूछताछ करनी है और सचिन वाजे के साथ साथ जो 2 आरोपी उनके आमने सामने बैठाकर इंट्रोगेशन करना है। तो ये सारी चीजें सरकारी वकील ने दलीलें दी हैं। उसी के बाद उन्होंने कोर्ट से बोला कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी चाहिए ताकि सचिन वाजे और जो बाकी के 2 आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने में आगे का खुलासा हो सके कि आखिरकार पूरे मामले का मोटिव क्या था। यही वजह है कि एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सचिन वाजे को 9 दिन की कस्टडी और यानी 3 अप्रैल तक अब और रिमांड बढ़ा दी गई है सचिन वाजे की। लेकिन बड़ा सवाल यह है विवेक कि क्या लगातार जो बातें सामने आ रही थी, जो झूठी साबित हुई और जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसने और पुख्ता किया है। कोर्ट ने भी माना कि वाकई कुछ और सबूत हैं और पूछताछ जरूरी भी है, इसलिए भी क्या अब यह रिमांड बढ़ाई गई है? बिल्कुल सही कहा। आपने देखिए जिस तरीके से एक सीसीटीवी बाहर आया है जिसमें सचिन वाजे शुरू से कह रहे थे कि उनकी मनसुख हिरेन से ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई हैं और उनको वो जानते नहीं है, लेकिन एक सीसीटीवी जो सामने आया है 17 फरवरी का, उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि मुंबई के वीटी इलाके के सीसीटीवी है जिसमें एक नीले रंग की वॉल्वो कार रुकती है और वॉल्वो कार रुकने के बाद जो मनसुख हिरेन है वो बकायदा चलकर गाड़ी में बैठते हैं। तो एटीएस दावा कर रही है कि वो गाड़ी सचिन वाजे उस समय चला रहे थे और मनसुख हिरेन उस गाड़ी में बैठकर सचिन वाजे के साथ गए हैं। यानी कि सीसीटीवी से साबित होता है कि सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। लेकिन प्रशांत, सबसे अहम बात सचिन वाजे ने जो कोर्ट में कही है वो ये कही है कि पूरे मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे बहुत सारी चीजें खुलासा करने वाले थे कोर्ट के सामने, लेकिन जज ने उन्हें रोका और साफ तौर पे कहा कि जो भी आपको बातें कहनी है वो रिटर्न में। लेकिन अब इन तमाम बातों को रिमांड में पूछा जाएगा, पड़ताल की जाएगी। जब कोर्ट में सचिन वाजे ने कह दिया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कौन इस तरह से कर रहा है, अब ये तमाम चीजें इस पूरी तफ्तीश में सामने आ सकती है। लेकिन अब रिमांड बढ़ा दी गई 3 अप्रैल तक। बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रचार जोर शोर से चल रहा था और आज बंगाल के पहले चरण का प्रचार थम गया है। इससे पहले राजनीतिक दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतरे। आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आए। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की रैलियों में खेला होबे नारा हर तरफ सुनाई दे रहा था और इस पर बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को घेर रहे हैं। आज अमित शाह, राजनाथ सिंह भी अपने अपने संबोधन के दौरान ममता के इस नारे पर तंज कसते हुए नजर आए। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। अरे दीदी क्या डराती कहो में? खेला होबे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। ममता दीदी
अब बंगाल में अब यही दादागिरी चलवे ना, यही दादागिरी चलवे ना। बराबर जब होता है तब कहती हैं खेला हो बे, खेला हो बे। अरे क्या खेला हो बे? अब न बंगाल में खेला हो बे, न अब बंगाल में तमाशा हो बे, अब बंगाल में काम हो बे, अब बंगाल में विकास हो बे, अब ना हो बे, न अब काम हो गए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि बंगाल में इस बार खेला होबे या परिवर्तन होबे। अमित शाह पुरुलिया और तमलुक के साथ साथ बांकुड़ा में रैली कर रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह भी दक्षिण 24 परगना, हुगली और बांकुड़ा में मोर्चा संभाले नजर आए। वहीं योगी आदित्यनाथ की भी पश्चिमी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और नंदीग्राम में चुनावी रैलियां। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी रोड शो के जरिए अब बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। आज बंगाल चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है और आज लाउडस्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शाम 5 बजते ही लाउडस्पीकर से यह चुनाव प्रचार थम गया और ममता बनर्जी भी जोर शोर से आज मैदान में उतरी नजर आई। आप मुझे एक बात बताओ कि आप कट मनी से परेशान हो या नहीं? जरा बोलो, कट मनी से परेशान हो या नहीं? कट मनी हटाना चाहते हो? चाहते हो तो तृणमूल कांग्रेस हटा सकती है क्या? हटा सकती है? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कट मनी हटा सकती है मित्रों, और कोई नहीं हटा सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कट मनी हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना। भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जबान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। लेकिन बंगाल में चुनावी घमासान अब पहनावे कपड़ों तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं की जुबान अब लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की टिप्पणी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साड़ी पहनने के स्टाइल को लेकर के भी तंज कसा और उन्हें बरमोडा पहनने तक की सलाह दे डाली। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। लेकिन दिलीप घोष के बरमुडा वाले बयान पर जब घमासान चढ़ गया है तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट कर बीजेपी को निशाने पर लिया। साथ ही साथ उन्होंने दिलीप घोष के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। टीएमसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा गया, इससे साबित होता है कि बीजेपी नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते और बंगाल की माताएं और बहनें इस अपमान का जवाब देंगी। ऐसे में जबकि दिलीप घोष ने कहा कि अगर ममता बनर्जी अपने पैर में लगा प्लास्टर दिखाना चाह रही हैं तो वो बरमोडा पहन लें। पलटवार टीएमसी की ओर से हुआ और कहा गया कि बीजेपी के नेता माता बहनों का सम्मान नहीं करते, जिसका जवाब बंगाल की जनता देगी। अब वाकयुद्ध भी छिड़ा हुआ है इस चुनावी समर में। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, अब यह जुबानी जंग और ज्यादा तीखी होती चली जा रही है। लेकिन दिलीप घोष के बरमूडा वाले बयान पर सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। टीएमसी नहीं, दूसरी विरोधी पार्टियां भी अब बीजेपी को घेरने में जुट गई है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक इस बयान से बीजेपी की स्त्री विरोधी सोच सामने आ रही है।
इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये कमेंट किया गया है, एक महिला के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की गई। महिला छोड़िए, वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और बहुत लोगों का उनको सम्मान मिलता है। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना फिर से इनकी महिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच दिखाता है, उनका मानसिक दिवालियापन दिखा रहा है, क्योंकि उनको हार नजदीक दिखाई दे रही है। तो सिर्फ टीएमसी नहीं, दूसरी पार्टी के भी नेता बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष को घेरने लगे। तो ऐसे में दिलीप घोष ने भी अपनी सफाई दी है। अब आप सुनिए कि बंगाल की संस्कृति की दुहाई देकर कैसे वो अपने बयान को सही ठहराने की भी कोशिश कर रहे हैं। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা শালীনতায় নয়। আমি এর প্রতিবাদ করেছি। तो बंगाल के ही तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। स्वपन दास गुप्ता को राज्य में पार्टी की जीत का पक्का भरोसा है। राज्यसभा ने भी नॉमिनेटेड सदस्य होने के बावजूद बीजेपी का टिकट मिलने पर उन पर टीएमसी ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके। Let the results come in. I think it will be very clear after the afternoon of May the 2nd. And I think we'll know within a day or two who will become chief minister. I don't think we lack any talent in any way. I think there are many. और आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी यह खबर। मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी वीडियो एक सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी में दिखाई दे रही कार सचिन वाजे की है, जो एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती दिखाई दे रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही मनसुख हिरेन रोड क्रॉस करके आते हैं और कार में आकर बैठ जाते हैं और फिर दोनों, यानी कि मनसुख हिरेन और सचिन वाजे, इसी गाड़ी में आगे निकल जाते हैं। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक ये सीसीटीवी वीडियो 17 फरवरी का है। इस गाड़ी को एटीएस पहले ही जब्त कर चुकी है और तफ्तीश जारी है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हत्या से ठीक एक दिन पहले सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन को अपने दफ्तर बुलाया था। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक मनसुख ने अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि किसी तावड़े नाम के शख्स ने फोन करके उन्हें बाहर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को बेहोशी के बाद ठाणे के क्रीक में फेंक दिया गया और इसके बाद पानी में डूबने की वजह से मनसुख हिरेन की मौत हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस पूरे मामले में भी एनआईए जांच कर रही है और आखिरकार मनसुख हिरेन मामले में मुख्य आरोपी अब उसी शख्स को बनाया गया है जो इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में था, यानी कि सचिन वाजे। और अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कि सिग्नल पर रुकी सचिन वाजे की गाड़ी में मनसुख हिरेन आकर बैठता दिखाई दे रहा है और साथ में दोनों आगे बढ़ जाते हैं, जबकि सचिन वाजे का दावा यह था कि वो उन्हें जानते तो हैं लेकिन उतनी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त थी। महाराष्ट्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने फोन सरकार से टैपिंग की इजाजत के बाद किए थे, लेकिन इजाजत आतंक से जुड़ी जानकारी निकालने के लिए मांगी गई। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि इसी की आड़ में रश्मि शुक्ला ने मंत्रियों के फोन भी रिकॉर्ड करवाए थे। आज महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अपनी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। मुख्य सचिव सीताराम कुंटे इस समय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन कुंटे की तरफ से अभी तक के मुख्यमंत्री को यह बताया गया है कि फोन टैपिंग की इजाजत लेने के लिए उन्हें गुमराह किया गया था। मुख्य सचिव का दावा यह है कि जिन नंबरों की टैपिंग की इजाजत दी गई थी उसके अलावा भी कई और नंबरों की टैपिंग की गई है। जिस समय फोन टैपिंग की इजाजत दी गई थी उस समय सीताराम कुंटे ही अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं वहाँ बैठा था तब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इसके बारे में मुझे आपकी तरफ से रिपोर्ट चाहिए। तो अब सीएम साहब राज्य के प्रमुख के नाते हर एक ऑफिसर को आदेश दे सकते और वो खुद सीताराम कुंटे जी तब जब ये लेटरबाजी हुई तब एसीएस होम से थे और एसीएस होम के नाते उनको इसके बारे में सब मालूमात है और अभी वही सीताराम कुंटे राज्य के चीफ सेक्रेटरी है।
इसीलिए सीएम साहब ने उनको आदेश दिया है। अब सियासी बयानात भी आ रहे हैं। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता जितेंद्र आव्हाड ने बड़ा आरोप लगाया है। जितेंद्र आव्हाड का आरोप है कि 2019 महाविकास आघाड़ी की सरकार को बनने से रोकने के लिए रश्मि शुक्ला ने बीजेपी के इशारे पर यह फोन टैपिंग की थी। और इतना ही नहीं, जितेंद्र आव्हाड का दावा तो यहां तक है कि तत्कालीन निर्दलीय विधायक राजेंद्र यड्रावकर को भी महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ आने से रोकने के लिए रश्मि शुक्ला ने एक अधिकारी को उनके पीछे लगाया था। फोन टैपिंग के मामले में रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के बाद अब जबकि सरकार ने उन्हें तलब किया तो रश्मि शुक्ला ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव से माफी मांगी थी। साथ ही साथ अपने दस्तावेज वापस भी मांगे, लेकिन सरकार ने डॉक्यूमेंट वापस नहीं दिए थे। कि यड्रावकर ही नहीं तो बहुत सारे आमदारों को ये इनका प्रयास था कि वो हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में न आए और हमारे खिलाफ चले जाए। इसमें से एक जो यड्रावकर साहब है, राजेंद्र यड्रावकर, उनको खुद को टेलीफोन करके बीजेपी में आने के लिए उन्होंने कहा। संजय पाटिल नाम का एक अधिकारी उनके पीछे लगाया, जो लगातार उनके पीछे लगा हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे वापस लौटा दो, मैं माफी मांगती हूँ। किससे माफी मांगी थी? उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था, उन्होंने सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और स्वयं अनिल देशमुख गृह मंत्री जी से भी कहा था, और वो अजित दादा पवार जी को भी मिली थी। क्या सरकार आपकी फेल हो गई है अधिकारियों को जांचने की? फेल नहीं हुई, सरकार बराबर काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों के दिमाग में जो हम सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, ये जो नासमझी घुसी हुई है, ये दिख रहा है। इस बीच आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के मुद्दे पर बीजेपी और राज्य की ठाकरे सरकार के बीच अब सियासी तंज और तेज हो गया है। बीजेपी के राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राम कदम के मुताबिक जिन लोगों ने सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अब बीजेपी पर उद्धव सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि रश्मि शुक्ला ने गलत तरीके से फोन टैपिंग करवाई थी। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। क्या संदेश जाएगा अन्य अफसरों पर? इस महाराष्ट्र की भूमि पर कौन सा अफसर ईमानदारी से काम करेगा? सवाल जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि तबादले में पैसे लिए गए, रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा था। रश्मि शुक्ला की जो रिपोर्ट है, जब उन्होंने रिपोर्ट दी तब तक कुल मिला के 10 आईपीएस के ट्रांसफ़र हुए थे, और जो रिपोर्ट में था उसमें एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। लेकिन विपक्ष का काम था कि अधूरी जानकारी के नाम पर केंद्रीय गृह सचिव को मिल रहे हैं, राज्यपाल महोदय को मिल रहे हैं, एक भ्रम निर्माण करने का काम किया जा रहा है। हमें लगता है रश्मि शुक्ला के विषय में भी मुख्यमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि जो भी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट है, जो फ़ोन टैपिंग का मामला है, उस पर रिपोर्ट मांगी है। हमें लगता है रिपोर्ट आने के बाद उसमें भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। रश्मि शुक्ला का जो भी मामला है, परमिशन दी गई, कौन सी परमिशन दी गई, क्या टैप हुआ, वो सारी जानकारी उनके पास हो सकती है। वो सारी रिपोर्ट देंगे तब सच्चाई सामने आएगी। जो भी डेटा है 6 GB का है कि 300 GB का है, जो भी सच्चाई होगी रिपोर्ट के माध्यम से सामने आएगी। अगर कोई अधिकारी गैर कानूनी तरीके से कोई फ़ोन टैप करता है तो गुनाह है। एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच की मांग की है। उमेश पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है। इसके अलावा उमेश पाटिल ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ मानहानि का केस करने का भी ऐलान किया है। उमेश पाटिल का आरोप है कि रश्मि शुक्ला ने उनका नाम जानबूझकर एक कथित घोटाले में शामिल किया था और इसीलिए अब वो इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं।
एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ उमेश पाटिल जी मौजूद हैं। पाटिल साहब, क्या कंप्लेंट है आपकी? रश्मि शुक्ला मैडम जो एसआईडी की कमिश्नर थी, उन्होंने 20/8/2020 में और 25/8/2020 को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाया। वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उन्होंने पुलिस ऑफिसर लोगों के ट्रांसफर के बारे में कुछ लोग जो है उसमें डील कर रहे हैं, ऐसा उसमें बताया। लोक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ, जिलाधिकारी के साथ, वहाँ के जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ जो है बात करनी पड़ती है, लोगों के लिए जाना पड़ता है, मीटिंग्स लेनी पड़ती है। तो उनके साथ संपर्क होना, उनके साथ मोबाइल पे बोलना, पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर के मामले में इन्वॉल्व होने वाले लोगों का रिपोर्ट बनाया है। तो उसमें जो मेरा नाम लिखा गया है, तो ये मुझे धक्का देने वाली बात थी, मेरी बदनामी करने वाली बात थी। रश्मि शुक्ला, उनको वो कौन से भी अहदे पे हो, कितनी बड़ी ऑफिसर हो, उनको भारत के किसी नागरिक का इस तरह से फोन टैप करना या सीडीआर चेक करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो उधर दूसरी तरफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। परमबीर सिंह ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से तबादले को लेकर के भी चुनौती दी है और कल सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था और इसके बाद परमबीर सिंह ने यह याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। रामदास आठवले ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया है। रामदास आठवले का दावा है कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली का मामला गंभीर है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को बने रहने का हक नहीं है। सचिन वाजे को अनिल देशमुख बोलते हैं हर महीने को 100 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसी मांग मैंने आरपीआई की तरफ से एक मेमोरेंडम देकर मैंने महामहिम उनके पास की है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। इन्हीं में से एक कहानी है आईटीसी होटल्स की, जो एक जिम्मेदार लग्जरी ब्रांड के साथ साथ भारतीय व्यंजनों के स्वाद को भी दुनिया भर में पहुंचाने में और पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे बात जन्म की हो या मृत्यु की, भारत की संस्कृति और परंपराएं भोजन से जुड़ी हुई है। Under ITC Hotels Responsible Luxury Initiative and Food Sherpa program, we do bring our guests to these places and recreate the same food in the comfort of our hotels. भारत की इसी संस्कृति और मेहमान नवाजी की मशहूर परंपरा को दुनिया भर में पहचान दिला रहे हैं आईटीसी होटल्स। देश की राजधानी दिल्ली में आईटीसी ग्रैंड भारत भारतवर्ष की अवधारणा का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर लॉन्च किए गए नए स्वास्थ्य व्यंजन शामिल हैं, जिनका खाना पकाने का सामान होटल में सीधा खेतों से आता है। एक हिंदू सारस्वत थाली से लेकर बेहद लोकप्रिय विंदालू तक, कोकम के इस्तेमाल से लेकर सिरके तक, इस होटल में स्वाद की मिली-जुली संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण गोवा के एक शांत से कोने में बसे आईटीसी ग्रैंड गोवा में भारतीय मसालों के साथ पुर्तगाली व्यंजनों की खुशबू माहौल को एक अनोखा रंग दे देती है। आईटीसी होटल्स भारतीय व्यंजनों के स्वाद को न केवल दुनिया भर में प्रचलित कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद शानदार तरीके से स्वाभिमान भारत की मूल भावना को सही रूप भी दे रहे हैं।